कहीं आप भी ठंड की चपेट में आकर अपना ऑफिस तो मिस करने पर मजबूर नहीं हो गए हैं? कहीं आपको भी हर रोज ये चिंता तो नहीं सता रही कि बच्चे की खराब सेहत उसकी पढ़ाई प्रभावित कर देगी? घर में बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी बीमारी में ठंड का प्रकोप हालात और खराब कर देगा। अगर हाँ, तो आज बात ठंड में आपकी सेहत की आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज करेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि शर्मा और शुरुआत करते हैं सेहत के इस एपिसोड की, क्योंकि ठंड में सतर्कता उतनी ही जरूरी है जितनी प्यासे को पानी। और इस खास चर्चा में मैं विस्तार न्यूज पर स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, जनरल फिजिशियन है, हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर अंकिता कटियार जो कि पीडियाट्रिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो चलिए सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं उन बीमारियों के बारे में एक प्रश्न पूछकर जो ठंड के मौसम में आमतौर पर हमें आपको हर किसी को सताती है। डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, मेरा सवाल आप ही से है, ठंड के इस मौसम में आमतौर पर होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? देखिए, सबसे पहले तो यदि सर्दी की बात करें तो सर्दी के मौसम में यदि आम बीमारियों की बात करें तो इसको 3 अलग अलग उम्र के उसमें पड़ाव में बांटना पड़ेगा। बच्चों में, युवाओं में और बुजुर्गों में। यदि हम युवाओं की बात करें तो सामान्य तौर पर इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो आज के विषय में यदि हम बच्चों और बुजुर्गों को भी फोकस करेंगे तो युवा उनके मध्य क्रम में आएंगे तो वो अपने आप कवर हो जाएंगे। बच्चों और बुजुर्गों की यदि बात करें तो सबसे पहले तो कोल्ड एक्सपोजर। सर्दी यदि पड़ती है तो सर्दी के कारण जो ठंड लगती है या ठंड का जो असर होता है वही कोल्ड एक्सपोजर की वजह से कुछ बीमारियां हो सकती हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि हो सकता है। नाक में खराबी आ सकती है। इसके अलावा कहीं न कहीं अस्थमा जैसी चीज़ें हो सकती हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में जो सांस का पाइप होता है उसमें कई बार सूजन आ जाती है, उससे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा खासकर इस वक्त के वातावरण में यदि हम देखें तो पर्यावरण में प्रदूषण का बहुत महत्व है और प्रदूषण के कारण बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में और भी विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकती है, जिसमें क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इत्यादि इत्यादि तरह की बीमारियां होती। और अलावा इसके यदि हम बात करें तो ये कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लंबे समय तक कोल्ड एक्सपोजर होता है और ख़ासकर नशे या किसी अन्य परिस्थिति में कोल्ड एक्सपोजर होता है तो ऐसे में ब्लड भी जाम हो जाता है और कहीं ना कहीं ब्रेन में भी क्लॉटिंग या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा सर्दी होगी और जितनी कम सावधानी होगी उतनी ज़्यादा मारक रोगों का असर शरीर पर हमें देखने को मिलेगा, खासकर उम्र के इन 2 पड़ावों में, बुजुर्गों में और बच्चों में। लेकिन लापरवाही युवा ज़्यादा करते हैं, इसलिए युवाओं को भी यहाँ हमें इस मुद्दे पर तरजीह देना पड़ेगी। बिल्कुल डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, आपसे मैं आगे ये भी बातचीत में जानने की कोशिश करूंगी कि इम्यूनिटी क्यों कम होती है, लेकिन बच्चों की बात आपने की है तो हम बच्चों के स्पेशलिस्ट से ही जानते हैं। डॉक्टर अंकिता मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अंकिता, बच्चों को फ्लू, निमोनिया, ये सारी बीमारी इस सीजन में इतनी बढ़ क्यों जाती है? बच्चों में आमतौर पे हम देखते हैं कि 6 महीने से जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर ज़्यादा रिस्क पर होते हैं इस चीज़ के कि वो फ्लू, निमोनिया से एक्सपोज होते हैं। इस समय पर हम देख रहे हैं अस्पतालों में कि आरएसवी, राइनो वायरस, इस तरीके के वायरसेस का बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड बढ़ रहा है। 90% जो हमारे यहाँ निमोनिया के केसेस आते हैं उसमें वायरल इलनेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि बच्चों का जो नेजल पैसेज होता है वो छोटा होता है, वो ज़्यादा रिस्क पर आ जाते हैं। जैसा कि सर ने भी बताया कि वातावरण में बहुत अत्यधिक पोल्यूशन है, वो भी एक कारण है कि बच्चे रिस्क पर रहते हैं। और बच्चों में डिजीज़ प्रोग्रेशन बहुत ही जल्दी होता है जी। और खतरे की निशानियाँ माँ बाप सही समय पर असेस नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज के लिए भी जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल डॉक्टर अंकिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप बता रही हैं, क्योंकि हमने देखा था मध्य प्रदेश के लिए बीते कुछ महीने बहुत ही बड़ा कलंक लेकर साबित हुए थे जब एक कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप था और उसकी वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। तो जागरूकता के लिए विस्तार न्यूज इस तरीके का कार्यक्रम पेश कर रहा है। ऐसे में माता पिता को आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं कि वो बच्चों को कुछ भी ऐसा ही किसी के भी कहने पर ना खिलाए पिलाए? मेरा पहला एडवाइस तो यही रहेगा कि बच्चों को दवाइयाँ एक पीडियाट्रिशियन की सलाह पर ही दें। आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि सर्दी जुकाम शुरू होते ही माँ बाप पहले ही दिन एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आप एक
पीडियाट्रिशियन से मिलिए और उन्हें असेस करने दीजिए कि ये किस तरीके की बीमारी है और इसे किस तरीके के इलाज की ज़रूरत है। हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग, इन चीज़ों पर ध्यान दें और बच्चों को एक्सपोजर जैसे कि धुआं, धूल मिट्टी, अगरबत्ती, हवन पूजन, इन चीज़ों से बचा कर रखना चाहिए। बिल्कुल, बच्चों को बचा कर रखें और खुद डॉक्टर ना बने, गूगल को डॉक्टर ना बनाएं। बिल्कुल। एक एक्चुअल डॉक्टर के पास जाएं या फिर आप हमारा ये एपिसोड देखें। डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, सर्दियों में इम्यूनिटी का क्या कनेक्शन रहता है? इम्यूनिटी वीक हो जाती है क्या? क्योंकि हम आमतौर पर दोस्तों के बीच मजाक करते हुए यही कहते हैं कि इसको जुकाम हो गया, इसकी इम्यूनिटी एकदम गर्त में जा रही है। अंजलि, आपका जो प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि यदि सर्दियों में यदि इम्यूनिटी की बात करें तो सिर्फ सर्दियों में नहीं, शरीर को यदि सामयिक वातावरण ना मिले या तापक्रम में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मिले तो किसी भी वातावरण में, किसी भी तापक्रम में, चाहे वो बहुत गर्मी वाला मामला हो, पर चूंकि अभी सर्दी वाला मामला है, तो अत्यधिक सर्दी में इम्यूनिटी कम होने के जो कारण रहते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये रहता है कि इस वक्त का खान पान बहुत ज़्यादा हेवी फूड वाला होता है। सामान्य तौर पर देखते हैं हम गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करते हैं। दूसरा, इस वक्त हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, खासकर हमारा घूमना फिरना, चलना फिरना, दौड़ना भागना, परिश्रम, ये सब कम हो जाता है। इसके साथ क्या होता है कि जब खून गाढ़ा होता है तो खून गाढ़ा होने के साथ साथ हृदय की पावर और इन सब चीज़ों पर, पंपिंग पावर पर भी उल्टा असर होता है। और ऐसे में यदि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता का स्तर बहुत बिगड़ा हुआ है, तो ये इतने सारे फैक्टर्स हो गए कि इन सब फैक्टर्स के कारण जो सर्दी घातक थी वो मैं मानूंगा कि जो घातक थी वो महाघातक स्वरूप में हमारे सामने परिणाम लाती है और लोगों को रोगी बनाती है और रोगियों को कहीं कहीं मुसीबत में, संकट में या उनके प्राण संकट में डाल देती है। तो डॉक्टर पालीवाल जी, क्या हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इसका खतरा बढ़ जाता है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित तौर पर इस वातावरण में, इस मौसम में यदि देखें तो इस वक्त के वातावरण में आप देखते हैं कि कई बार हम जो खासकर युवाओं में हार्ट अटैक का और ब्रेन स्ट्रोक का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। हालांकि उसका प्रतिशत कम है, लेकिन उम्र के किसी भी पड़ाव पर आज की तारीख में कार्डियक प्रॉब्लम होने लगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगी, ब्रेन हेमरेजेस होने लगे, स्ट्रोक होने लगे, ये कहीं न कहीं हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ मामला है। जितनी खराब हमारी और जितनी हमारी असंतुलित दिनचर्या होगी, अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण, अव्यवस्थित खान पान के कारण, हमारी गलत आदतों के कारण, हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण, हमारा नशा पत्ता, धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन बढ़ने के कारण और कहीं न कहीं हमारी तनावग्रस्त भागने दौड़ने वाली जिंदगी, जो उसके कारण ये सारी की सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर नहीं होगा, कई सारे फैक्टर मिलेंगे और ऐसे में यदि वातावरण अचानक बहुत ठंडा होगा तो वो सारे के सारे फैक्टर ट्रिगर होकर ये मान के चलो प्रेसिपिटेट होंगे और प्रेसिपिटेट होने के साथ साथ इस टाइम की उनकी बीमारी की मारक क्षमता को बढ़ा देंगे और वो मारक क्षमता अच्छे भले व्यक्ति को भी, स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देगी। यानी कि कई सारे फैक्टर्स है, सिर्फ ठंडी फैक्टर नहीं है, उसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज कैसी रहती है वो भी बहुत ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। डॉक्टर अंकिता, मुझे आप उंगलियों पर गिनवा दीजिए, अगर माता पिताओं को ये जांचना है कि उनके बच्चे को अगर ये सिम्टम्स हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और आपका घरेलू उपाय जो माता पिता आमतौर पर करते हैं उस पर क्या कहना है वो भी बताइएगा। देखिए, इस विषय में हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि अगर 6 महीने से छोटा बच्चा है तो उसमें कुछ ही चीज़ें, जैसे बच्चा ठीक तरीके से दूध नहीं पी पा रहा है, अत्यधिक रो रहा है, रुक रुक कर दूध पी रहा है, बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, शरीर का तापमान माँ बाप को खुद चेक करना है, अगर उन्हें फीवर जैसा लग रहा है, फीवर 2 दिन 3 दिन हो गए हैं, नहीं अपने समय से जा रहा है, तो तुरंत अस्पताल लेके जाएं। अगर 6 महीने से बड़े बच्चे हैं, उन्हें सर्दी जुकाम चल रहा है, तो आप ये देखते रहिए कि कहीं उनकी सांस तेज़ तो नहीं चल रही है, छाती में खड्डे तो नहीं पड़ रहे हैं, पसली तो नहीं चल रही है, बुखार 3-4 दिन से ज़्यादा, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत हाई ग्रेड फीवर तो नहीं है बच्चों को, कान में कोई इन्फेक्शन या दर्द तो नहीं बता रहे हैं बच्चे। इन सब खतरे की निशानियों को माँ बाप को देखना है और अपनी मर्जी से कफ सिरप और इन चीज़ों को देने से पहले ही एक डॉक्टर से असेसमेंट करवाना है बच्चे का। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर कंसल्टेशन के बिना आप बच्चों पर कोई भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट ना करें। एक्सपेरिमेंटल नहीं होते हैं बच्चे बहुत नाजुक चीज़ होते हैं। ऐसे में डॉक्टर जेपी पालीवाल जी, अब मेरा सवाल आपसे है, अब मैं डॉक्टर्स को सुनती हूँ तो एक और ऐसे ही मजाक
में कहा जाता है कि अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास रह रहे हैं तो वहां से कम 6 महीने दूर चले जाइए। प्रदूषण पर खुलकर बात कर लेते हैं। प्रदूषण और ठंड का कॉम्बिनेशन डेडली है क्या? अंजलि, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसा अंकिता जी ने भी, डॉक्टर अंकिता ने बहुत सरल तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई और वो बहुत काम की चीज़ें हैं। आम लोगों को, जो आपके दर्शक हैं, उनको मैं समझता हूँ कि उसके लिए बहुत असरदार चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने 2 अलग अलग मुद्दों को एक साथ जोड़ा है। एक सर्दी को जोड़ा है, एक प्रदूषण को जोड़ा है। यदि प्रदूषण की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का यहाँ बहुत महत्व होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यदि 0 से 50 के बीच में है तो वो सामान्य माना जाएगा। 50 से 100 के बीच में है तो वो थोड़ा नुकसानदायक होगा। 100 से 200 के बीच में होगा तो वो तो मध्यम नुकसानदायक होगा। 200 से 300 के बीच में होगा तो वो ज़्यादा नुकसानदायक या खतरनाक होगा। और यदि वो 300 से ज़्यादा चला गया तो बेहद खतरनाक श्रेणी में होगा। आज हम भोपाल की बात करें, भोपाल जैसा शहर जो पहाड़ियों के लिए और हरियाली के लिए मशहूर था, वहाँ की यदि हम बात करें तो यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 और 300 के बीच में जा रहा। मतलब हम खतरनाक प्रदूषित वातावरण में रह रहे हैं। सर्दी के मौसम में जो स्मॉग होता है वो नीचे बैठता है, हवा भारी हो जाती है, जो धूल के कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। यदि कहीं पर उसमें नमी होती है तो नमी नीचे आ जाती है। तो ऐसे में आपको ये कहते हुए मुझे मतलब किसी भी प्रकार का हिचक नहीं है कि यदि आप इस वक्त इन दिनों भोपाल में भी हैं या इस तरह के ठंडे वातावरण में जहां का तापक्रम 8 या 10 डिग्री से कम है, तो ऐसी स्थिति में सवेरे 4 से 8 के बीच में यदि आपकी परिश्रम की, दौड़ने की या आपके घूमने की आदत है तो इसमें थोड़ा संशोधन करिए। धूप निकलने के बाद आइए, क्योंकि इस वक्त का नमी युक्त वातावरण, ठंडा वातावरण, ये सारे के सारे जितने धूल के पार्टिकल हैं, प्रदूषण में हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जितने भी घातक गैसें ये नीचे आ जाती हैं और जब जमीन की सतह के पास आती हैं तो हमारे श्वसन तंत्र से इनका सीधा संबंध होता है। और ऐसे में यदि हम खुलकर कसरत करते हैं या कहीं जॉगिंग कर रहे हैं, हम कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सुबह 4 से 8 का समय इस वक्त ज्यादा घातक है। थोड़ा सूरज निकलने दीजिए, थोड़ा तापमान बढ़ने दीजिए। यानी कि बात ये निकलकर सामने है डॉक्टर जेपी कि मॉर्निंग वॉक अब उतनी भी हेल्दी नहीं है जितनी लोगों को लग रही है। ऐसे में डॉक्टर अंकिता, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि पोल्यूशन को, ठंड को हम ड्राई स्किन और स्किन रिलेटेड इश्यूज से भी जोड़ते हैं, तो बच्चों में उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कुछ जानकारी दर्शकों को देना चाहें तो? मेरा हमेशा अपने पेशेंट से भी यही कहना रहता है कि चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट ना करें। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये वाला ऑयल मसाज कर लें, हज़ारों की, लाखों की क्रीम्स भी कुछ पेशेंट पूछते हैं। मेरा कहना रहेगा जो ऑयल हम खा सकते हैं वो हम त्वचा पे लगा सकते हैं। तो सिंपल नारियल का तेल, बादाम का तेल स्किन पे लगाया जा सकता है और किसी भी फैंसी तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे पेरेंट्स को नहीं जाना चाहिए। इन सिंपल चीज़ों से बिल्कुल यानी कि आप पैसा खर्च करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फजूल की चीज़ों पे ना करें। एक क्विक रिएक्शन चाहूंगी जेपी पालीवाल जी। मेरा ये सवाल है कि हम आमतौर पर बड़े एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, पैरासिटामोल, सिट्रीजिन खा लो ठीक हो जाओगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ड्रग अब्यूज आज की तारीख में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ हम स्वास्थ्य को लेकर आम जनता को यदि देखेंगे तो 3 चीज़ों पर मेरी सख्त आपत्ति, और ये तीनों चीज़ें आप लोगों की भलाई के, दर्शकों की, आम जनता की भलाई की। पहली चीज़, सेल्फ ट्रीटमेंट कभी ना करें। जैसे पैरासिटामोल, सेट्रीजिन, अपनी बहुत सारी दवाइयों के नाम लोग गूगल पर ढूंढकर, गूगल सर्चिंग के माध्यम से, यदि आप गूगल से किसी कहीं का रास्ता ढूंढते हैं तो मेन रोड पर तो आप चले जाते हैं, लेकिन गलियों में जब गूगल की उसमें जाएंगे तो गूगल वहाँ भटका देगा। गूगल आपकी सेहत के लिए, आपकी नाड़ियों के लिए, आपकी धड़कन के लिए, आपके शरीर के लिए आपको भटका सकता है। स्वयं इलाज ना करें, गूगल की राय ना लें, चिकित्सक से के परामर्श के बगैर ना चलें, और कुछ दवाइयों के नाम और उनके गुण और उनकी विशेषता और उनके लक्षण के आधार पर देने को अधिकार मानते हुए स्वयं इलाज कभी ना करें। मेडिकल स्टोर से दवाई ना लें, विशेषज्ञों की सलाह लें। यदि आप निजी चिकित्सक के पास ना जा सकते तो सरकार ने पर्याप्त व्यवस्थाएं मुहैया की है और सरकारी व्यवस्थाएं उत्तरोत्तर सुधार की तरफ है, तो उस व्यवस्था का आनंद लें। जी बिल्कुल, उस व्यवस्था का लाभ उठाएं और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यही आज बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो देखिए, इस सेहत के एपिसोड में यही बताने की कोशिश हमने की है कि कैसे आप इस सर्दी अपना ध्यान रख सकते हैं। तो सतर्क रहें, ख्याल रखें। नमस्कार।